देखिए बच्चों, हम आबीहू के अभी तक आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनमें पहले आप बेटा वीडियो में हमने आबीहू की डेफिनेशन, आबीहू कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया। इसी प्रकार हमने दूसरे वीडियो में आबीहू के गुण, उनके योग से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हैं और उनके अंतर से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, इनको सबको डिस्क्राइब किया। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, जिसमें हम आबीहों के गुणनफल को परिभाषित करेंगे, आबीहों का गुणा कैसे करते हैं उसको डिफाइन करेंगे, यदि इस वीडियो को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आबीहों का गुणन। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि 2 आबीहों का गुणा किया ही जा सके। 2 आबीहों का गुणा करने के लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए दोनों आबीह में। वो क्या है? यदि पहले आबीह में कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या और दूसरे आबीह में पंक्ति यानी रो की संख्या बराबर है, तभी दोनों आबीहों का गुणा किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में दोनों के आबीहों का गुणा संभव नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 आबीहों का गुणा केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब पहले वाले आबीह में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे आबीह में नंबर ऑफ रो सेम हो, तभी उनका गुणा किया जा सकता है, अदरवाइज उनका गुणा नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आबीह दिया है 3 गुणे 2 का और दूसरा आबीह दिया है, क्या दिया है, 2 गुणे 3 का, तो दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है वो सेम है, इसलिए इन दोनों आबीहों का गुणा किया जा सकता है। क्योंकि पहले आबीह में कॉलमों यानी पंक्तियों स्तंभों की संख्या और दूसरे आबीह में पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या अगर सेम है तो ही दोनों आबीहों का गुणा किया जा सकता है। एक इसमें बात और ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का जो गुणा होकर आबीह बनेगा वो पहले आबीह के पंक्तियों और दूसरे आबीह के स्तंभों के क्रम का होगा। एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, 2 आबीहों का गुणा केवल और केवल तब किया जा सकता है जब पहले आबीह में स्तंभों की संख्या अर्थात कॉलमों की संख्या दूसरे आबीह में पंक्तियों की संख्या मतलब रो की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा किया जा सकता है। और गुणनफल से जो नया आबीह बनेगा पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के कॉलम के क्रम का होगा। जरा एक बार डिफाइन करते हैं, समझिए। जैसे एक आबीह का क्रम है, इसका मान लीजिए आबीह एक का जो क्रम है वो मान लीजिए क्या है, m गुणे n, और दूसरे आबीह b का जो क्रम है वो क्या है, n गुणे p। तो अब दोनों का गुणा किया जा सकता है, इसलिए चूंकि A तथा B में, A में किसकी बेटा, स्तंभों की संख्या क्या बेटा, n, तथा किसमें B में पंक्तियों की संख्या वो भी क्या है बेटा, n, समान है, बराबर है, इसलिए A तथा B का गुणा किया जा सकता है। और जो गुणा करने पर बनेगा क्या, अब जब क्या, a m गुणे n गुणे b n गुणे p, ये जो बनेगा इन दोनों का जो गुणा होकर बनेगा वो ab बनेगा और उसका जो क्रम होगा पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ के क्रम का होगा। तो फिर से एक बार डिफाइन करते हैं, 2 आबीहों का गुणा केवल और केवल तब किया जा सकता है जब पहले आबीह में कॉलम यानी स्तंभ, दूसरे आबीह में पंक्ति यानी रो अगर सेम है तो दोनों
का गुणा किया जा सकता है और गुणनफल से जो नया आव्यूह मिलेगा उसका जो क्रम होगा पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ के क्रम का होगा। तो वही मैंने डिफाइन किया कि ए का क्रम n गुणे बी का क्रम n गुणे p, तो दोनों का चूंकि ए में क्या बेटा स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या सेम है, इसलिए दोनों का गुणा किया सकता है और गुणनफल से जो आव्यूह बनेगा पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के क्रम का होगा। तो उम्मीद है आपको गुणा समझ में आया होगा। अब एक हम एग्जाम्पल लेकर इस गुणन को समझाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा a बराबर, मान लीजिए a बराबर ले लिया हमने, क्या लिया 1 3 4 और क्या ले लिया 2 0 1 और b बराबर ले लिया तथा b बराबर ले लिया क्या 0 1 0 0 2 1 2 3 0। मान लीजिए एक आव्यूह मेरा a है, दूसरा आव्यूह मेरा b है और इन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, गुणन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या a और b का गुणा किया जा सकता है। तो जरा समझिए, क्योंकि a का क्रम, गौर से देखो a का क्रम क्या है 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है और b का क्रम, b में 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। अब आप देखो बेटा a के जो स्तंभों की संख्या और b के पंक्तियों की संख्या डिफर है, अलग अलग है, इसका मतलब a गुणा b नहीं किया जा सकता। तो चूंकि a में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, b में क्या बेटा सॉरी a में स्तंभों की संख्या, जरा गौर से देखो a में स्तंभों की संख्या कॉलम की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए a इंटू b संभव नहीं होगा। बड़ा सिंपल होता है क्या बेटा, दो आव्यूहों का गुणा तभी किया जा सकता है यदि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर ये सेम है, समान है, तो दोनों का गुणा किया जा सकता है, अदरवाइज दोनों का गुणा नहीं किया सकता। मतलब ए बी संभव नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि ए बी संभव नहीं तो क्या बी ए संभव है क्या, तो जरा देखिए, चूंकि बी का क्रम, तो बताओ बी का क्रम क्या है 3/3 का, 3 रो है आपके और कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है। जरा देखो एक का क्रम बेटा, तो गौर से देखो क्या है 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं। गौर से देखो बी में स्तंभों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या सेम है, इसका मतलब बी ए निकाला जा सकता है। एक बेटा चूंकि बी में किसको बेटा स्तंभों की संख्या बराबर है, ए में क्या बेटा पंक्तियों की संख्या, इसलिए b गुणा a क्या होगा, संभव होगा। यानी क्या बेटा b और a का गुणा किया जा सकता है। तो इससे हम ये पहचानते हैं कि क्या a और b का गुणा किया जा सकता है। तो बड़ा सिंपल है, a में का क्रम निकाल लिया, b का क्रम निकाल लिया, गौर से देखा दोनों का जो है बेटा पहले में किसकी बेटा स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान नहीं है, इसका मतलब गुणा नहीं किया जा सकता, मतलब ए भी नहीं निकाला जा सकता। कोई दिक्कत नहीं, ए भी नहीं निकाल सकते तो क्या बी ए निकाल सकते हैं। तो बी का क्रम 3/3, ए का क्रम 3/2। गौर से देखो ये पॉसिबल है, दोनों सेम है। बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है, ए के नंबर ऑफ रो सेम है, इसलिए बी ए ज्ञात किया जा सकता है। तो जब बी ए ज्ञात किया सकता है तो अब हम आपको बी ए ज्ञात करके दिखाएंगे। तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम BA निकाल कर दिखाएंगे आपको। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लीजिए। चलिए अब AB तो संभव नहीं था, लेकिन BA ज्ञात किया जा सकता था। चलो BA निकाल लेते हैं। तो बताओ BA क्या होगा, पहले B लिख लो, 0 1 0 0 2 1 2 3 0, ये B हो गया, इंटू A लिख लिया। A क्या था, 1 3 4, यहां पर 2 0 1। इतना लिखने के बाद एक आपको सिंपल सी ट्रिक या सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसको लिख लीजिए। देखिए रफ का काम है, इधर किनारे लिख लिया करिए 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33। नॉर्मल वे में इतने से काम चल जाएगा, लेकिन अभी और भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारे आदि कितने बाई कितने के लिए। क्लियर बेटा? और आपको जानने के लिए कि कितना लिखना है आप समझ जाइए। पहले वाले का क्रम क्या है, 3/3 का है। दूसरे वाले का क्या है, 3/2 का है। तो दोनों का गुणा क्या बनकर 3/2 का बनेगा। पहले के पंक्ति दूसरे के रो के, पहले की पंक्ति दूसरे के कॉलम में 3/2 का बनेगा। तो 3/2 की इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 11 का मतलब क्या है, पहला रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे। 11 का मतलब पहले रो के पहले कॉलम से गुणा करेंगे, मतलब पहले रो के पहले कॉलम से गुणा करेंगे। और गुणा कैसे करेंगे, संगत तत्वों का करेंगे। फिर से 11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम का गुणा करेंगे। तो ये हमने पहला रो उठाया, पहला वाला कॉलम उठाया, संगत तत्वों का गुणा कर दिया। तो 1 0 0, बीच में चिन्ह हमेशा प्लस का, 3 51 3 प्लस 4 0 0। फिर अब आइए 12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। तो रो तो पहला, लेकिन कॉलम कौन सा हुआ, दूसरा। पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम कर दिया गुणा। 0 का 2 में किया 0 आया, 1 का 0 में किया 0 आया, 0 का 1 में किया 0। संगत तत्वों का करें। अब आपको मालूम था कि ये क्या था, 3/3 का है, ये A 3/3 का है, और B आपका क्या था बेटा, 3/2 का है। इन दोनों का गुणा करके जो मेरा AB मिलेगा वो 3/2 का मिलेगा। मतलब जिसमें 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, मतलब तीसरा कॉलम होगा ही नहीं। मतलब इसका गुणा करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। गौर से देखिए 3/2 का होगा, यानी 3 तो रो तो होंगे, लेकिन कॉलम सिर्फ 2 होंगे, 1 2। ये तीसरा वाला कॉलम आएगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही का गुणा करना होगा, क्योंकि AB जो मिला 3/2 का मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हमारा ये ब्रेक हो गया। क्यों बेटा बंद हो गया, क्योंकि तीसरा रो तो है ही, सिर्फ 2 रो है, तो तीसरे रो का कोई काम ही नहीं है। चलिए 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। तो अब रो कौन सा आ गया, हमारा दूसरा आ गया, और कॉलम कौन सा आ गया, पहला आ गया। तो चलिए संगत तत्वों का गुणा कर दिया। 0 2 3 गुना क्या बेटा 6, और 4 एकम क्या बेटा 4, फिर क्या बेटा 22। मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो रो तो दूसरा, लेकिन यहाँ कॉलम कौन सा कर देंगे, दूसरा। संगत तत्वों का गुणा, तो 0 का 2 में किया तो 0, फिर कितना हुआ 0, 1 एकम क्या आया 1 आया। आइए फिर क्या बेटा 31, मतलब तीसरा रो और पहले कॉलम का गुणा, तो 2 एकम 2, फिर 3 तीका क्या बेटा 9, 4 का कितना हो गया 0। फिर आइए 32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। चलिए 2 दूना क्या हो गया 4, 3 कितना हो गया 0, और कितना हो गया 1। इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया 3, 6 4 10, 9 2 11, और कितना 0, और कितना 1, और कितना 5। ये मेरा 2 आव्यूहों का घूर्ण प्राप्त हुआ।
तो यदि आप ध्यान से और गौर से ध्यान से देखेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 दूना 4, ये कितना हुआ 0, 0 एकदम यहाँ 0 होगा तो ये कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार ये दो आव्यूहों का क्या मिल गया आपको, गुणन मिल गया। ठीक, तो अभी आपने क्या पढ़ा, आव्यूह का गुणा किन में कर सकते हैं और आव्यूहों का गुणा। अब हम गुणन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं और 1-2 न्यूमेरिकल और गुणन के कराएंगे जिससे आपकी थोड़ी सी चीजें क्या हो, क्लियर हो। तो कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बेटा, हम क्या पढ़ चुके हैं, 2 आव्यूहों का गुणन पढ़ चुके। अब हम गुणन से संबंधित कुछ चीजों को सीखते हैं। गुणन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक, उनका कुछ का पालन करते हैं, कुछ का पालन नहीं करते। तो जरा समझ लेते हैं। आव्यूहों के गुणन के नियम हेडिंग है। उनमें से सबसे पहला, कोई जरूरी नहीं है कि आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करे। अर्थात कोई जरूरी नहीं कि ए का बी से गुणा करने पर जो ए बी मिलता है वही बी का ए गुणन करने से मिले। अभी दिखाया कि अभी तो ए और बी संभव ही नहीं था, लेकिन बी ए संभव था। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आव्यूहों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करे। अर्थात जो पहला नियम है, सामान्यतः आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ए बी कोई जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो। समझ में आ रही है? यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि आव्यूहों का गुणा क्रम विनिमय हो। दूसरा भी, जो आव्यूहों का गुणन है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आव्यूहों का गुणनफल, दूसरा रूल्स है आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। ये सेकंड रूल है। पहला, आव्यूहों का गुणा कोई जरूरी नहीं है क्रम विनिमय हो। मतलब ए बी निकाले तो कोई जरूरी नहीं पी ए निकलवा ही करे, या ए बी जरूरी नहीं है निकले, और अगर दोनों निकल भी रहे हैं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अर्थात आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। उसी प्रकार आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। फिर से आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या बेटा, यदि गुणन के अनुरूप 3 आव्यूह ए कॉमा बी कॉमा सी हो, तो यहां गुणन के अनुरूप ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। ये इसका मतलब होता है कि उनका आपस में अगर गुणा किया जा सकता है, यानी पहले वाले के कॉलम और दूसरे के रो समान हैं, मतलब ये गुणन के अनुरूप है। अगर 3 आव्यूह ए बी सी हैं तो क्या है, ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब साहचर्य नियम का पालन करते हैं तो कहां से, साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि बी और सी के जोड़े बनाकर गुणा किया जाए तो ए बी का जोड़ा बनाकर सी का गुणा करने पर प्राप्त होता है। यदि ए के गुणा में अगर बी सी का गुणा किया जाए तो सेम प्राप्त होगा जो ए बी के गुणों में सी का गुणा किया जाए। ये कौन सा नियम होता है, साहचर्य। कल अभी एक जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें योग का साहचर्य था, आज गुणन का साहचर्य है।
योग के साहचर्य में क्या था, जोड़े बनाकर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणन के साहचर्य में क्या है, जोड़े बनाकर गुणा करने पर गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल योग का साहचर्य था, आज गुणन का साहचर्य है। ठीक, तो 3 रूल पढ़ चुके हैं। पहला, आव्यूहों का गुणनफल क्रम में नहीं होता। दूसरा, आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। और तीसरा, आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। तो आव्यूहों का गुणनफल वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी आव्यूहों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वही अगर 3 आव्यूह क्या है, गुणन के अनुरूप है और a इंटू बी प्लस सी है तो a वितरित हो जाएगा, यानी ab और ac के बराबर होगा। तो फिर से बेटा वितरण नियम क्या होता है, a b और c में समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी ab धन ac। तो आपने 3 रूल पढ़े। क्या बेटा, आव्यूहों का गुणनफल सामान्य स्थिति में क्रम में नहीं होता है। आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। और लास्ट में चौथा नंबर है, आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता। योग निरसन का करता था, गुणन निरसन का पालन नहीं करता। तो इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। लास्ट, आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता। इसको कॉपी कर लीजिए, चौथा कराते हैं। हाँ, चौथा नंबर है क्या बेटा, आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है। तो आव्यूहों का जो गुणनफल है वो निरसन नियम का पालन नहीं करता। अर्थात यदि 3 आव्यूह गुणनफल के अनुरूप a, b, c हो तथा यदि AB बराबर AC है, इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाएगा कि B बराबर C हो। ये मत सोचिएगा A से एक काट दूंगा तो B बराबर C हो जाएगा। तो यदि आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता, यदि 2 आव्यूहों का गुणनफल AB और AC है, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि B बराबर क्या हो जाए, C हो जाए। ये निरसन नियम है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल कराते हैं आप। देखिए, अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। उस एग्जाम्पल को गौर से आप देखेंगे और अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो काफी कुछ आप आव्यूह से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और क्या दी गई है, 1 2 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में -1 3 और तब आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करा रहा है, मान लीजिए a² - 4a + 5i बराबर 0 सिद्ध करा रहा है। ये एक न्यूमेरिकल है, आपका दे दिया। उसने क्या आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि मान लीजिए a बराबर 1 2 -1 और 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि a² - 4a + 5i = 0। इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, मुझे किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, a² की। तो मेरे को a दिया है, मैं a और a का गुणा करके a² निकालूंगा, a की और i की। आप जानते हैं, आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो अगर इन सब चीजों को अच्छे समझना है तो इसके पहले जो 2 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं
उनको जरूर देखिए और अच्छे से एक एक देखकर नोट्स मेंटेन कर लीजिए। तो आप जानते हैं आई क्या होता था, इकाई आवेग, इकाई तत्समक आवेग, और उसका मान क्या होता था, एक वर्ग आवेग होता था, जिसके मुख्य विकर्ण में सदैव क्या होते थे, इकाई आवेग होता था, एक एक अवयव होता, शेष क्या होते थे, 0। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है और मुझे इसके साथ जोड़ना है, और जोड़ने के लिए मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि दोनों आवेग तभी जोड़ सकते हैं जब समान क्रम के हों। तो मेरा चूंकि आवेग 2/2 का है, इसलिए जो मैं आई लूंगा वो भी 2/2 का ही लूंगा, क्योंकि अगर मैंने 3/3 का लिया तो इसके साथ जोड़े घटेगा ही नहीं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए देखें। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए का मान कितना है, फर्स्ट कॉलम में 1 2, सेकंड कॉलम में 1 3, ए का मान 1 2 -1 3। अब मुझे देखना है कि इनका मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ ए का क्रम क्या है, 2/2 का, इसका भी 2/2 का। पहले के क्या बेटा कॉलम और दूसरे के रो समान है, मतलब गुणा हो जाएगा, और गुणा होकर जो ए स्क्वायर मिलेगा उसका क्रम क्या होगा, 2/2 का होगा। बात समझ में आई। मुझे ए स्क्वायर निकालना मतलब ए में ए का गुणा करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ए में ए का गुणा कर भी सकता हूं कि नहीं। ए का क्रम 2/2, ए का क्रम 2/2 का, इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ए गुणा होकर ए स्क्वायर निकलेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले के रो दूसरे के कॉलम, मतलब 2/2 का होगा। अब 2/2 का होगा तो फट से 2/2 यानी क्या बेटा, सिर्फ इतना लिख दूंगा। क्यों, मुझे 2 ठो कॉलम चाहिए, 2 ठो रो चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, 2/2 का चाहिए। 2/2 का मैंने एलिमेंट लिख लिए और इन्हीं के हिसाब से मैं गुणा कर दूंगा। तो चलिए देखिए गुणा करते हैं, कैसे गुणा करूंगा, 11 मतलब पहले रो का पहले कॉलम से गुणा, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा किया, एक एक का में बीच में सदैव प्लस का चिन्ह, 2 × 2 माइनस का, फिर 12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई किया, -1 आया प्लस, और फिर क्या गया, -3 आया। चलिए 21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और आपका पहला कॉलम का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आएगा और 6 आएगा। फिर बेटा दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 करने माइनस का और 3 3 का 9, इसको कैलकुलेट किया कितना आया, माइनस का 1, 6 2 8 और माइनस का 4 और प्लस का 7। मेरा ए स्क्वायर मिल चुका है। जैसे मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड लूंगा। आप चूंकि आई बराबर जानते हैं क्या होता है, पहले बता चुका हूं, आई एक क्या होता है, तत्समक आवेग। कौन सा आवेग, तत्समक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो एक वर्गाकार होता है, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, शेष सारे अवयव 0 होते हैं, 1 0 0 1। बस क्वेश्चन वही सर 2/2 की क्यों, क्योंकि मुझे देखिए गौर से 5i को a स्क्वायर के साथ जोड़ना है और आवेगों का योग पढ़ा चुका हूं। 2 आवेगों को केवल तभी जोड़ सकते हैं जब वह एक ही क्रम के हों, सेम ऑर्डर के हों। तो इनका ऑर्डर 2/2 का है, इसलिए i का भी ऑर्डर मुझे 2/2 का ही लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i, सबकी वैल्यू पुट कर दी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, 8 है, -4 है, 7 है, माइनस का क्या है 4 है, ए का मान रख दिया बेटा, ए का मान क्या है 1 2 है, -1 3 है, 5 आई की वैल्यू ऑलरेडी आपके सामने है 1 0 0 1। देखिए गौर से -1 -4 8 और 7 यहां पर, चलिए -4 का अंदर गुणा, -4 -8 +4 4 3 12, वो भी माइनस का आपको पढ़ाया था।
कि अगर किसी अदिश राशि का किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उस अदिश राशि का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। इस 5 का गुणा किया तो 5 एकम 5 0 0 5। इसको देखो बेटा, अब आप जानते हैं दो आव्यूहों का योग कैसे करते हैं, दो या दो से अधिक आव्यूहों का संगत तत्व जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, -1 -4 +5, फिर 8 -8 और 0। यहाँ पर देखिए -4 +4 और 0 संगत तत्व। यहाँ पर 7 -12 +5 कैलकुलेट किया। गौर से देखिए बेटा, जैसे कैलकुलेट करेंगे 4 1 5 5 0 हो गया, 0 हो गया, 8 में 8 गया, 0 हो गया, 0 जो कि 0 है। यही आपकी राइट हैंड साइड है और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। यदि आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बड़े सिंपल और आसान से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो कॉपी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन अब आप तीनों वीडियो को अच्छे से देख करके अपनी नोट्स मेंटेन कर लीजिए। अगले वीडियो का वेट करिए जो कि परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा।